ऐतिहासिक व्यक्तित्व खारवेल 193 से 170 ईस्वी। प्रमुख तथ्य। कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का सर्वाधिक विख्यात राजा खारवेल था। खारवेल के पितामह महामेघवाहन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन खारवेल के समय ये राजवंश वास्तविक रूप में उभरा। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में खारवेल के आरंभ से 13वें राजवर्ष तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की। उसने हत्ती सिंह के पौत्र ललाल की पुत्री से विवाह किया और उसे अपना प्रधान महिषी बनाया। इस अभिलेख के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था में वो युवराज बनाया गया। युवराज के रूप में 9 वर्षों तक प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया तथा 24 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक किया गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां मिलती हैं। प्रथम वर्ष, खारवेल ने कलिंग की राजधानी का पुनरुद्धार किया, अर्थात कलिंग नगर में निर्माण कार्य किया। द्वितीय वर्ष, खारवेल ने शतकीर्ण की परवाह न करते हुए पश्चिम की ओर सेना भेजी। ये सेना कणवेणा नदी तक आगे बढ़ी तथा आगे इसने मुसिक नगर में आतंक फैला दिया। तृतीय वर्ष, खारवेल ने अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि के अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाया। चौथा वर्ष, खारवेल ने बरार के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के रठिकों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। इसी विजय के प्रसंग में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा के निवास स्थान का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि खारवेल ने वहां शासन किया था। 5वां वर्ष, खारवेल ने नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन नहर का विस्तार करवाया तथा तनसुली से उस नहर को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। 6वां वर्ष, खारवेल ने 1 लाख मुद्रा व्यय करके अपनी प्रजा को सुखी रखने के अनेक प्रयास किए। उसने ग्रामीण तथा शहरी जनता के कर माफ कर दिए। 7वां वर्ष, इस वर्ष का विवरण संदिग्ध तथा अस्पष्ट है। 8वां वर्ष, वो बराबर की पहाड़ी तक पहुंच गया एवं गोरठगिरी के किले को नष्ट कर दिया। 9वां वर्ष, उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद बनवाए। 10वां वर्ष, पुनः गंगा घाटी पर आक्रमण किया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 11वां वर्ष, 113 वर्ष पुराने संघत्र मिर्देश संघातकम को पराजित किया। खारवेल ने पिथुंड नगर में गधों द्वारा हल चलवाया। 12वां वर्ष, वो मगध के राजा बृहस्पति मित्र को पराजित कर जिनकी प्रतिमा एवं संपत्ति लूट कर ले गया एवं उससे भुवनेश्वर के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उसने 12वें वर्ष ही पुनः दक्षिण भारत का अभियान किया। बताया जाता है कि उसने जल तथा थल दोनों ही मार्गों से पांड्यों की राजधानी पर आक्रमण बोला। 13वां वर्ष, खारवेल का झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया और इसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया। 13वें वर्ष में ही खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई। कुमारगिरी से तात्पर्य उदयगिरी तथा खंडगिरी से है। कुमारगुप्त। प्रमुख तथ्य। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे बड़ा पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात कुमारगुप्त शासक बना। उसकी मुद्राओं पर उसके लिए कई प्रकार की उपाधियां मिलती हैं, जैसे श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह विक्रम, व्याघ्रबल पराक्रम, महेंद्र कुमार, सिंह विक्रम, महेंद्रादित्य आदि। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम से पहले गोविंद गुप्त नाम के एक गुप्त राजा ने 3 वर्षों के लिए शासन किया था। गोविंद गुप्त के संदर्भ में 2 साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, वैशाली की मुहर जिसमें गोविंद गुप्त को महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र बताया गया है। इसमें
महाराज की उपाधि का उल्लेख है। गोविंदगुप्त वैशाली के तीरभुक्ति प्रदेश में सामंत शासक था। दूसरा साक्ष्य मंदसौर का अभिलेख है, जिसमें गोविंदगुप्त का उल्लेख है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। ये एक वैयक्तिक लेख है जिसे कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में रचा गया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसमें कुमारगुप्त कालीन कई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख हुआ है। कुमारगुप्त एक विशाल साम्राज्य का अधिकारी था। आर्य मंजूषी मूल कल्प में उसकी प्रशंसा मिलती है। कुमारगुप्त की मुद्राएं अहमदाबाद, वल्लभी, जूनागढ़, मौखरी आदि से प्राप्त हुई हैं। पुराणों में भी उल्लेख आया है कि उसने साम्राज्य का विस्तार कलिंग और माहिषक को मिलाकर किया था। उसने पिता से प्राप्त संपूर्ण साम्राज्य, जिसमें मध्य और पश्चिमी प्रांत भी सम्मिलित थे, अपने अधिकार में बनाए रखा। उसके साम्राज्य में पुंड्रवर्धन यानी उत्तरी बंगाल, दशपुर यानी मालव, एरिकिण यानी उत्तर चेदी के राज्य थे। मंदसौर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वो चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करता था। सौराष्ट्र से बंगाल तक उसका राज्य फैला था। कुमारगुप्तकालीन एलिचपुर और ब्रह्मपुरी से मिले सिक्कों से स्पष्ट है कि दक्षिण में भी गुप्तों का प्रभाव बना हुआ था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि उसके अंतिम दिनों में युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य की गति हिल गई थी। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। उसके अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं से इसकी पुष्टि होती है। सिक्कों पर अन्य उपाधियां भी अंकित हैं, जैसे श्री महेंद्र, अजित महेंद्र सिंह, महेंद्र, महेंद्र कल्प, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कर्म आदि। उसके सिक्कों पर कार्तिकेय देवता की मूर्ति अंकित है। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय को अपना प्रमुख देवता बनाया, जिसके नाम कुमार पर स्वयं उसका नाम रखा गया था। संभवतः वो कार्तिकेय का उपासक रहा होगा। पृष्ठ संख्या 76। कुमारगुप्त ने अपने पूर्वजों की भांति प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसके शासनकाल में स्वामी महासेन यानी कार्तिकेय के अलावा बुद्ध, शिवलिंग, सूर्य तथा विष्णु की पूजा होती थी। मंदसौर में बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य का एक मंदिर बनवाया। उसके शासनकाल में बहुत से मंदिरों व धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया था। कुमारगुप्त का दृष्टिकोण धर्म सहिष्णु था। उसके सिक्कों व अभिलेखों से उसके व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके लिए परम भागवत की उपाधि का प्रयोग मिलता है। मानकुंवर लेख के अनुसार उसके राज्य में बौद्धजन बुद्धमित्र ने बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी। बौद्धों के प्रति भी उसका दृष्टिकोण सौहार्दपूर्ण था, जिसकी पुष्टि वेनसांग के यात्रा विवरण से होती है। महादेव गोविंद रानाडे। प्रमुख तथ्य: केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणाम स्वरूप 1867 में यहां प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। रानाडे ने स्पष्ट किया कि अधिकांश विद्यमान कुरीतियां प्राचीन प्रथाओं एवं विश्वासों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने इस संबंध में स्त्रियों की परतंत्र स्थिति, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध, स्त्रियों पर लगाई गई विभिन्न प्रकार की वर्जनाओं, अंतरजातियों के बीच खान पान पर प्रतिबंध तथा छुआछूत आदि का उन्होंने विरोध किया। रानाडे ने शुद्ध आंदोलन भी प्रारंभ किया, जिसमें वैश्याओं द्वारा नृत्य और मद्यपान विरोधी तथा विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। रानाडे के आंदोलन ने शीघ्र ही अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया। रानाडे की हिंदू धर्म में अत्यधिक निष्ठा थी, लेकिन उनका धर्म आधुनिक ईश्वरवादी दर्शन के आलोक से
मंडित तथा कुरीति और संकीर्णताओं से मुक्त था। उन्होंने आस्तिकता संबंधी अपने विचारों को 39 अनुच्छेदों में संकलित अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था में प्रस्तुत किया। रानाडे के धर्म और समाज संबंधी विचार पश्चिम विचारधारा से गंभीर रूप से प्रभावित थे। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में उनके 2 अन्य सहयोगी थे, धोंडे केशव कर्वे तथा विष्णु शास्त्री। रानाडे तथा कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में आत्मनिर्भर बनाना था। भारत के अन्य किसी भी भाग में एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के समान अन्य कोई भी सामाजिक सुधारवादी आंदोलन इतनी सफलतापूर्वक नहीं चल सका और न ही किसी का भी इतना व्यापक प्रभाव पड़ सका जितना कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का प्रभाव हुआ। लॉर्ड डलहौजी। प्रमुख तथ्य: 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। उसे भारतीय इतिहास के महान गवर्नर जनरलों में गिना जाता है। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848-49 लड़ा गया। लॉर्ड गफ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने रामनगर, चिलियानवाला तथा गुजरात में सिखों को परास्त किया। अंततः 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। डलहौजी के समय में ही लड़ गए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने लोअर बर्मा और पीगू पर अधिकार कर लिया। लोअर बर्मा और पीगू को 20 दिसंबर 1852 को अंग्रेजी हुकूमत के अधीन कर लिया गया। 1850 में 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अंग्रेजी सेना ने सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया। डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब तथा तंजौर के राजा की 1853 में शाही उपाधि समाप्त कर दी। उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली ₹5 लाख की पेंशन उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। डलहौजी अपने जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वो था उसका शांतिपूर्ण विलय या व्यपगत का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने तत्कालीन भारतीय राज्यों और रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। पहली श्रेणी में वे रजवाड़े जो किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी और को कर देते थे, को बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद लेने का अधिकार था। दूसरी श्रेणी में वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजों के अधीन थे, के लिए गोद लेने से पहले अंग्रेजी हुकूमत की अनुमति लेना आवश्यक था। तीसरी श्रेणी में वे भारतीय रियासतें थीं जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित थीं। इनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। शेष अन्य विलय किए गए। जैतपुर, संभलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने 1853 में हैदराबाद के निजाम पर बहुत सी धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उसके समृद्ध क्षेत्र बराड़ को तथा 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को ₹12 लाख की वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। 13 फरवरी 1856 को आउटम के नेतृत्व में अवध का विलय कर लिया गया। गवर्नर जनरल पर कार्य के दबाव एवं भार को कम करने के उद्देश्य से डलहौजी ने बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। सैन्य सुधार के अंतर्गत डलहौजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय मेरठ में तथा सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया। पृष्ठ संख्या 77। शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत
उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा से संबंधित प्रस्तुत किया गया निर्देश पत्र था, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रधान नगरों में सरकारी कॉलेज, तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव। इस निर्देश पत्र को आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला माना जाता है। रेलवे का भारत में आगमन लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों का प्रतिफलन था। उसके कार्यकाल में ही 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई। तत्पश्चात समस्त भारत रेलवे लाइन के सूत्र में बंध गया। विद्युत तार को भारत में आरंभ करने का श्रेय डलहौजी को ही दिया जाता है, जिसने 1852 में औशेंधनेसी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया। डाक सुधार के क्षेत्र में डलहौजी ने पहली बार भारत में डाक टिकटों को प्रचलित करवाया। 1854 में पारित नवीन पोस्ट ऑफिस अधिनियम द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की बेहतर देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इस विभाग द्वारा अनेक नहरों एवं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया। वाणिज्य सुधार के अंतर्गत डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। 1854 में डलहौजी ने स्वायत्त विभाग लोक सेवा विभाग की स्थापना की।